तो क्या हाल है दोस्तों, यह इस सीरीज का थर्ड पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख लेना। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि छोटा वाला अपनी सारी सफलता का श्रेय अपने मुखिया को देता है और फिर किसी खास शख्स के फैसलों पर सवाल उठाता है, जिससे बदमाश हैरान रह जाता है। छोटा वाला दरअसल नायक और उसकी टीम के बारे में बात कर रहा था, जिन्होंने मूर्खतापूर्ण तरीके से आगे बढ़कर मुखिया के साथ टीम बनाने से मना कर दिया था। बेयूल ने समझाया कि नायक वह व्यक्ति है जिसकी उसने अतीत में मदद की थी और जिसने इस बार भी मदद लेने से इनकार कर दिया ताकि वह एक लड़की के साथ रह सके, क्योंकि उसे अपनी मौजूदगी की याद आई थी। बदमाश उस व्यक्ति से ईर्ष्या कर रहा था जो लड़की के साथ भाग गया था। फिर भी वह अच्छी तरह जानता था कि यह जानलेवा मूर्खता थी, क्योंकि उसने उसे और उसकी नई प्रेमिका को मारने का फैसला किया था। इसी बीच रेगिस्तानी तलवारबाज आगे बढ़ा और एक शक्तिशाली प्रहार किया, जिसे छोटे वाले ने अपने पंजों से रोका। राक्षस की ताकत के कारण नायक को टिके रहने में काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन तभी उससे पीछे हटने के लिए कहा गया और इस तरह वह टकराव से खुद को मुक्त कर लेता है। जैसे ही रेमन छिपकली उस पर हमला करने वाली थी, उसे अचानक एहसास हुआ कि उस पर कोई और नहीं बल्कि लाल बालों वाला व्यक्ति हमला कर रहा था, जिसने मैजिक वॉरियर रिफिडन के स्ट्राइक नामक एक स्किल का इस्तेमाल किया था। राक्षस ने अपनी तलवार को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उन्मादी दिखने वाले व्यक्ति ने पुष्टि की कि यह बेकार होगा और इस प्रकार राक्षस की तलवार टूटने लगी और अंततः टूट गई। बस यूं ही एक तलवारबाज को दूसरे ने छुरा घोंप दिया। इससे हमारा नायक अपने साथी की ताकत से अवाक रह गया। अनसो यंग ने बताया कि कैसे उनकी शैलियां, जो समान नहीं थीं, अच्छी तरह से काम करती थीं। जियाओमू यूयू ने उसे इसलिए ताना मारा क्योंकि उसने यह कहते हुए कि उसे उसकी शक्ति के बावजूद उसकी जरूरत नहीं है, यह महसूस किया कि उसे लड़की की ताकत को समायोजित करने के लिए अपनी योजनाओं को फिर से काम करने की जरूरत है। जैसे ही टोकन उठाया गया, लड़की ने लड़के को याद दिलाया कि उसे लेने की बारी उसकी है, जिसके लिए उसने उसे प्रोत्साहित किया। फिर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कोर का उपभोग किया और यह सोचते हुए कि ये राक्षस आ रहे हैं जो उसे तब तक मजबूत बनाते रहेंगे यदि वह उनका शिकार और उपभोग करता रहा। एकमात्र समस्या वह योजना थी जो उन्हें नीचे लाने के लिए थी, जैसे कि वह महिला जिसने खुद को एक लुटेरा बताया और एक अनब्लॉकेबल स्किल का इस्तेमाल किया, जिससे उसे बहुत सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा वह एकमात्र व्यक्ति थी जो राक्षसों को मार रही थी। हमारा नायक वास्तव में उस पर विश्वास करना चाहता था, लेकिन अपने गुरु की सलाह को याद करने पर उसने अपने साथी को हैरान कर दिया, क्योंकि उसने योजना में बदलाव का सुझाव दिया। जैसे ही देवी को एहसास हुआ कि उसने उसे अविश्वास के योग्य माना है, नायक ने कहा कि वह चीजों को बेहतर तरीके से करना चाहता है। इसलिए थोड़ी सी सोच के बाद अनसो यंग ने उसकी बात सुनने के लिए सहमति व्यक्त की। उसके खुले दिमाग से हैरान होकर छोटे वाले ने कहा कि उन्हें एक अलग तरीका अपनाना चाहिए, बजाय उस एक के जिसमें उसे विचलित करने की आवश्यकता थी जबकि वह मारती। तो इसके बजाय उसने राक्षस की पीठ को महिला की ओर करने का प्रस्ताव रखा ताकि उसके लिए छुरा घोंपना आसान हो सके। और जब इस योजना के बारे में उसकी राय पूछी गई तो योद्धा ने दावा किया कि यह निश्चित रूप से मास्टरमाइंड को आश्वस्त करेगा, क्योंकि उसे अचानक उसके विश्वासघात के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें हत्याओं को आधा आधा बांटने की अनुमति देगा। और इसलिए उसने गुस्से में आगे बढ़ने का फैसला किया, केवल इसलिए कि वह अपना बचाव करने की कोशिश करे। केवल हमारे नायक को एक गहरी निगाह से सामना करना पड़ा, जिससे वह चौंक गया। अनसुयोंग ने समझाया कि उन्होंने आपसी हित के लिए टीम बनाई थी, जिसका मतलब था कि ऐसे सुनिश्चित करने वाली योजनाओं को उचित ठहराने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि उन्हें अंत तक एक साथ रहने की आवश्यकता थी। नायक, जिसने गलती से महिला को अपमानित किया था, उसे उदास चेहरा छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद नायक एक सैनिक का सामना कर रहा था और संघर्ष के बाद छोटा वाला प्राणी पर हावी होने लगा। यह देखकर कि वह अब विरोध नहीं कर सकता, उसने उसे जल्दी से पीछे धकेल दिया, इससे पहले कि वह उसे नीचे गिराने के लिए गोब्लिन चीफ के कीलों का इस्तेमाल करे। जैसे ही प्राणी गंभीर रूप से खून बह रहा था, उसने अपने शक्तिशाली पंजों से उसके कवच को भेदा, इससे पहले कि वह उसे ऊपर उठाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दे और उसे नीचे पटक दे। पंजों से खून साफ होने के बाद लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई। लड़की ने गीक को वुल्वरिन की पूरी तरह से नकल करने के लिए बुलाया, जिसे उसने नकार दिया। चामयुक ने फिर उसे आलस करना बंद करने के लिए कहा,
लेकिन उसने समझाया कि उन्होंने पहले ही 3 राक्षसों को मार दिया था और वही अति उत्साहित था। हमारे नायकों के एक और तर्क के बाद महिला ने सोचने लगी कि उसका सहयोगी इतने कम समय में कितना मजबूत हो गया है। चमत्कारी जंगल के बाद उस बिंदु तक जहां यहाँ के राक्षस उसके लिए बच्चों का खेल लगते थे। इस बीच छोटा वाला उस कोट को गलती से ढूंढने पर नाराज हो गया जिसे वह ढूंढ रहा था, जबकि उसने सोचना शुरू कर दिया कि उन दोनों ने जंगल में कितने अंक अर्जित किए। फिर भी जब वह उसके शिक्षक के बारे में कोई सिद्धांत बनाने वाली थी जो शायद उसकी अचानक वृद्धि के पीछे हो, तो नायक ने दावा किया कि सिक्का लेने की बारी उसकी है। उसने उससे पूछा कि उसके मन में क्या चल रहा था जिस वजह से वह इतनी विचलित हो गई। फिर भी उसने प्रतिक्रिया न करने की पुष्टि की, यह देखते हुए कि वह हमेशा उस पर भरोसा करती है जिस पर वह भरोसा करती है। तभी दोनों के चेहरे पर लाली आ गई जब उन्हें एहसास हुआ कि उसने क्या कहा। युवक ने उससे इसे वापस कहने का आग्रह किया, जबकि उसकी साथी ने दावा किया कि वह भोजन करना चाहती है। उसने उससे एक बार फिर पूछने की कोशिश की, केवल उस व्यक्ति ने उसे बाधित किया जिसने विषय को बंद करना चाहा, यह दावा करते हुए कि शिकार के लिए पोषण आवश्यक था। इस प्रकार उसने भोजन करने के लिए सहमति व्यक्त की। सोयंग ने उससे उसके पानी के भंडार के बारे में पूछा, यह दावा करते हुए कि उसने ज्यादा नहीं लाया था, जिस पर उसने केवल 1 बोतल होने की बात कहकर जवाब दिया। इसने लड़की को यह मान लेने के लिए उसका मजाक उड़ाने के लिए मजबूर किया कि इस कालकोठरी में पानी होगा। फिर भी उसने पुष्टि की कि पास में एक फव्वारा है, लेकिन जैसे ही महिला ने बताया कि यह पानी पीने के लिए बहुत रहस्यमय और संदिग्ध था, युवक ने बताया कि उसके पास निश्चित रूप से कोई वस्तु नहीं होगी, जबकि पानी निश्चित रूप से भ्रमित करने वाला था। शिकारी ने अपने शुद्धिकरण पाउडर को दिखाने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, एक सस्ता वस्तु जिसे थोक में खरीदा जाना चाहिए, जो लगभग किसी भी पानी को पीने योग्य बनाता है। एन सोयंग ने दावा किया कि उसने कालकोठरी में केवल आवश्यक और लड़ाकू वस्तुएं ही ली हैं, इससे पहले कि उसने महिला को पाउडर दिया जो घटना के अंत तक चलना चाहिए। शॉक गर्ल ने तर्क देने की कोशिश की कि उसे पाउडर के लिए भुगतान करना चाहिए। फिर भी लड़के ने पुष्टि की कि उसके पास इस सस्ते वस्तु में से और भी बहुत कुछ है। उसने तर्क देने की कोशिश की कि इस कालकोठरी में शुद्धिकरण पाउडर काफी कीमती था, जिसका अर्थ है कि वह अब उसकी जड़ी थी। इसलिए उसने खुलासा किया कि यही दया का कारण था। चिया मुयुक ने बताया कि उसने इस काल कोठरी में प्रवेश करने पर विश्वास की अवधारणा पर कितना चिंतन किया था, यह दावा करते हुए कि उसने 2 हमलावरों के लिए इतनी आसानी से अनुकूलित लड़की को देखना अजीब पाया, जिसे उसने बिना किसी हिचकिचाहट के समाप्त कर दिया था। यह आश्चर्य करते हुए कि क्या उसने पृथ्वी पर भी ऐसा ही किया होता। नायक के अनुसार यह महाद्वीप एक अलग दुनिया थी जिसने उनके दर्शन को प्रभावित किया, और कुछ चीजें वैसी ही रहीं, फिर भी बदलनी है। लड़की इन शब्दों और उनकी वर्तमान स्थिति के बीच संबंध को समझ नहीं पाई, इसलिए उसने समझाया कि वह हर उस चीज के लिए जिम्मेदार थी जो उसने की थी। वह आश्चर्यचकित रह गई जब उसने बताया कि वह हमेशा निर्णय लेने में तेज रही है, जैसे कि वह पहले से ही जानती थी कि क्या किया जाना चाहिए। उसने यह भी दावा किया कि वह उससे ज्यादा मजबूत थी, इसीलिए उसकी इच्छा ने उसे डरा दिया, क्योंकि इसका मतलब बदलाव था, लेकिन वास्तव में वह अभी भी वही थी जो अपने नैतिक मूल्यों की रक्षा कर रही थी। चिया मुहुक ने पुष्टि की कि वह उसकी कुछ भी जड़ी नहीं है, यह देखते हुए कि वह उसकी आशा की किरण थी और वह इस भूमि में अंत तक अपने मूल्यों की रक्षा करना चाहता था, और इसलिए उसने महिला के प्रति एक बार फिर अपना आभार व्यक्त किया, इससे पहले कि वह दावा करे कि वह अभी भी उस पर भरोसा नहीं करता है और वह उसे केवल वही पाउडर दे रहा था जो उसने कमाया था। चामू युग को आखिरकार समझ में आया कि युवक कहां से आ रहा था। इससे पहले कि वह अपने उपहार को देखे और पुष्टि करे कि वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगी, इसके तुरंत बाद एनो योंग ने ऊर्जा संपीड़न कैप्सूल होने के लिए आभार महसूस किया। भले ही उनमें असली भोजन की गर्मजोशी की कमी थी, यही कारण है कि नायक ने एक सुझाव दिया, यह दावा करते हुए कि उसने उसे जो सांप का झटका दिया था वह वास्तव में स्वादिष्ट था, केवल उसे मना करने और यह पूछने के लिए कि वह क्या कर रहा था। युवक ने खुलासा किया कि वह रैंकिंग देख रहा था, जिसे महिला ने बेकार पाया क्योंकि वे उस तक पहुंच भी नहीं सकते थे। सूची पर एक नजर डालने पर कुछ नाम नायक को बेचैन कर गए। श्याओमू युक, जिसने देखा कि उसका शिक्षक चौथे स्थान पर था, शीर्ष रैंक तक पहुंचने के रहस्य के बारे में आश्चर्य करने लगा। उसने तब याद करना शुरू कर दिया कि उसके गुरु ने शिकार को एक भयानक जगह के रूप में कैसे वर्णित किया था।
आदमी ने दावा किया कि उसने महान सफलता हासिल की है और गर्वित न दिखने के लिए इसका खुलासा नहीं किया था, और यह कि उसके वर्ग मैराउडर के अच्छी तरह से उपयोग ने उसे उन चोटियों तक पहुंचाया जो उसने कभी पहुंचा था। आदमी ने फिर अपने शिष्य से नरक से बचने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के जो कुछ भी कर सकता है वह करने के लिए कहा और समझाया कि ऐसा न करने पर वह उसके जैसा ही एक लंगड़ा आदमी बन जाएगा, इससे पहले कि वह उसे पुष्टि करे कि उसे वही करना चाहिए जो करने की आवश्यकता है। तभी उसे अपने साथी ने वास्तविकता में वापस लाया, जिसने दावा किया कि उन्हें बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। चामुयू को यह ख्याल आने लगा कि वह बुराई को गले नहीं लगाना चाहता, भले ही इस जगह पर अच्छाई का स्वागत न हो। हमारे नायक को अपनी मर्जी से जीने के लिए शक्ति हासिल करनी थी, इससे पहले कि वह इस बात पर विचार करे कि वह बिना किसी प्रयास के अपना काम कैसे जारी रखेगा, यह सोचकर कि यही उसके शिक्षक के शब्दों का अर्थ था। इस प्रकार वह एक बार फिर शक्ति हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित हुआ। कुछ समय बाद बाहर निकलने का रास्ता आखिरकार मिल ही गया। मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि उन्होंने इस स्तर पर आधा दिन कैसे बिताया, जबकि उनके साथी ने तय की गई दूरी बताई। फिर उसने समझाया कि उन्होंने 4 और 1 2 किमी की पैदल यात्रा की है और बाहर निकलने के लिए उन्हें 2 और 1 2 और चलना होगा। और जैसा कि नायक ने बताया कि वे इस भूल भुलैया में 13 घंटे से खोए हुए थे, उसने बताया कि यह जादुई टॉवर जितना दिखता है उससे कहीं बड़ा है। चामुयुक, जिसने महसूस किया कि वे अन्य टीमों से मिलने के जोखिम के कारण निकास के पास नहीं पहुंच सकते थे, से निकास के निर्देशांक को न भूलने के लिए कहा गया। हमारे नायकों ने फिर प्रवर्तक को याद किया, यह दावा करते हुए कि उनका स्थान हर 24 घंटे में प्रकट किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि उनके पास केवल 11 बचे थे। इसीलिए महिला ने सीढ़ियों से जाने का प्रस्ताव रखा। युवक ने बताया कि फर्श चढ़ने के बाद 24 घंटे रीसेट हो जाएंगे, जबकि उसके साथी ने कहा कि खेती के लिए एक ही मंजिल पर लंबे समय तक रहना सबसे अच्छा होगा। और जैसे ही कोर कंज्यूमर ने बताया कि यहाँ के राक्षस पुरस्कृत थे, उसके साथी ने नींद का उल्लेख किया, यह दावा करते हुए कि 6 घंटे पर्याप्त होने चाहिए, जिससे नायक सहमत हुआ और बताया कि उनके पास अभी भी 5 घंटे खाली बचेंगे। यह सब कहने के बाद दोनों ने जितना संभव हो उतना खेती करने के लिए अपने शेष खाली समय का उपयोग करने का फैसला किया, और इसलिए हमारे नायकों ने एक बार फिर से चार्ज करने का फैसला किया। जबकि नायक ने महसूस किया कि उनके पास 50 छिपकलियों को मारने के लिए पर्याप्त समय था, जिसका अर्थ है कि वह कम से कम 40 स्कोर प्राप्त कर सकता था, जो उसकी प्रगति को बहुत बढ़ावा देगा। पुरस्कारों के विचार ने उसे एक अजीब मुस्कान दी, जिसने उसके साथी को डरा दिया। जल्द ही 5 घंटे समाप्त हो गए। जैसा कि युवक ने थका हुआ होने का दावा किया, उसके साथी ने कहा कि यह आश्चर्यजनक था कि उन्होंने 18 घंटे तक शिकार किया। चियामुयुक को परिणाम बहुत सुखद लगे, क्योंकि उन्होंने 86 टोकन अर्जित किए थे, जो उसके स्टेट्स के अलावा थे, जिन्हें उसके संगमरमर के आहार के कारण काफी बढ़ावा मिला था। वह अपनी विंडो पैनल को देखकर बहुत खुश भी था, क्योंकि अगर वह अगले दिन तक इसी विकास दर को बनाए रखता है तो उसका स्किल रश उसके सभी स्टेट्स को मैजिक रैंक 6 को छोड़कर 6 बना देगा। उसने सोचा कि वह 5 मिनट के लिए अजेय रहेगा। यह सब कहने के बाद नायक एक बार फिर अपने अद्वितीय कौशल को चुनने के अपने निर्णय से खुश था। उसने अपनी प्रगति को गुप्त रखने का फैसला किया, क्योंकि उसके साथी को पाठ्यक्रम के छिपे हुए प्रभावों को प्रकट करना बहुत जल्दी था। तभी लाल बालों वाली महिला ने उसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के प्रकट होने की स्थिति में हमेशा आगे देखने की सलाह दी। तो युवक ने कहा कि वह पहले से ही सतर्क था। जल्द ही वे टावर के 4थे स्तर पर पहुंचे, और जबकि लड़की को यह अजीब लगा कि यह आपके दिमाग जैसा दिखता है, वह अपने साथी के इसे सुविधाजनक बताने पर मोहित रह गई। इसलिए उसने समझाया कि वे सुरक्षित रूप से सोने के लिए एक गुप्त आश्रय बनाने के लिए यहाँ की कई वस्तुओं का उपयोग कैसे कर सकते हैं। लेकिन योद्धा ने पुष्टि की कि यह असंभव होगा, क्योंकि 2 लोगों को समाने के लिए पर्याप्त बड़ी कोई भी चीज बहुत संदिग्ध होगी। अपनी गलतियों को महसूस करते हुए कोर कंज्यूमर ने इसके बजाय एक गड्ढा खोदने का प्रस्ताव रखा, और यह देखकर कि उसका साथी भ्रमित था, उसने समझाया कि यह भूमिगत छेद है जिसका उपयोग सैनिक चुपके से हमला करने के लिए करते हैं, और इसीलिए यंग ने जल्दी से मान लिया कि वह जितना दिखता है उतना युवा नहीं था और सैन्य अधिकारी। इसलिए उसने समझाया कि उसने यह चाल टीवी पर सीखी है। महिला हंसी और समय को ट्रैक खोए बिना आगे बढ़ने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि उनके पास 24 घंटे थे।
चामुयुक ने महसूस किया कि दूसरी और तीसरी मंजिल एक ही समन्वय प्रणाली साझा करती हैं, और जैसे ही उसने जितनी जल्दी हो सके गड्ढे के लिए एकदम सही स्थान का पता लगाने की जल्दी की, महिला ने उसे याद दिलाया कि उनके पास खोदने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने यह सोचना शुरू किया कि इस मन में एक फावड़ा होना चाहिए, वह अचानक शर्मा गया क्योंकि उसके साथी ने उसे कंधे से पकड़ लिया, उससे नीचे जाने और अपनी नजरें फेरने के लिए कहा। तो हीरो ने समझाने की कोशिश की कि वो चौंक गया था, लेकिन महिला ने उसे वहीं देखने को कहा जहां उसने इशारा किया था, और उसने वही किया जो उसने कहा था, और जल्दी से देखा कि इन खदानों में एक गिरा हुआ बौना था। सोयोंग बैक्टेरा ने छिपे रहने की कोशिश की। मुख्य उपभोक्ता, जो अंधेरे के कारण ठीक से देख नहीं पा रहा था, ने बताया कि बौने इस तरह के प्रभाव का शिकार कैसे करते हैं, जबकि तलवार ने उन्हें छिपे रहने के लिए प्रेरित किया। वह फिर सदमे में रह गई क्योंकि हीरो यह समझ पाया कि दुश्मन किसी समूह के साथ नहीं था। नायक ने समझाया कि उसकी दोस्ती की नजरें उसकी थी, कि उसने क्षमता का एहसास तब किया जब उसने कभी रोशनी के बिना शिकार नहीं किया था। चामू हुक का चेहरा उदास हो गया क्योंकि उसके दिवंगत गोबलिन दोस्त ने उसकी मदद की। यहाँ तक कि खदान में भी यह देखकर कि इस स्तर पर मिट्टी का फर्श था और राक्षस के पास एक फावड़ा था, यह बहुत अच्छी तरह से रखा गया था, यहाँ तक कि अजीब भी। फिर भी कोरियन वुल्वरिन ने अपने पंजे बाहर निकाले, यह दावा करते हुए कि वे हमेशा के लिए निरीक्षण नहीं कर सकते थे। जैसे ही उसने और उसके टीम के साथी ने गिरे हुए बौने पर हमला किया ताकि आने वाली घटनाओं का पता लगाया जा सके। थोड़ी देर बाद नायक इस बात से चकित रह गया कि फावड़ा कितना हल्का था, क्योंकि यह उनके अंतिम स्प्रे के हाथों में काफी भारी लग रहा था। उसके अनुसार क्योंकि उसके साथी ने उसे गड्ढा खोदने के लिए प्रेरित किया। तभी योद्धा ने बताया कि अब उसके भोजन का समय हो गया था, लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि वह चुनिंदा खाने वाला था, यह देखते हुए कि बौने इंसानों की तरह दिखते हैं। इस प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हुए नाराज नायक ने अपने खुश साथी को खाना पकाने की जगह खोजने का सुझाव दिया। थोड़ी देर बाद वे एक ऐसी जगह पर ठोकर खाई जो आश्चर्यजनक हमलों से बचने के लिए एकदम सही लगती थी। चियाओ मुयुकू ने बताया कि उन्होंने खोदना शुरू करने से पहले चौथे तल पर आधा घंटा बिताया था और लड़की को बताया कि उसका छेद कम संदिग्ध कैसे बनाया जाए, केवल उसके पुष्टि करने के लिए कि वह जानती थी कि वह क्या कर रही है। और जब नींद की वांछित अवधि के बारे में पूछा गया तो अच्छी थीम ने कहा कि 5 घंटे पर्याप्त होंगे। मुख्य उपभोक्ता ने सुझाव दिया कि उन्होंने जो छेद बनाए थे उन्हें छिपाने के लिए कुछ चीजों का उपयोग किया जाए, इसलिए महिला ने पास की खदानों का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया। इसलिए वस्तुओं को हिलाने पर हमारे नायकों को संतुष्टि हुई क्योंकि उन्होंने एकदम सही छिपने की जगह बना ली थी जो एक महान आधार के रूप में काम आई होती यदि उन्हें हर दिन हिलना नहीं पड़ता। लड़की को एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत अधिक समय बर्बाद कर दिया है। उन्होंने तुरंत बिस्तर पर जाने का प्रस्ताव दिया जबकि नायक को छोड़ दिया गया क्योंकि उनके पास समय पर उठने के लिए कोई अलार्म नहीं था। केवल यह याद दिलाया गया कि इस महाद्वीप पर वे बिना तकनीक के सहारे जल्दी उठ रहे थे। फिर भी उसने प्रस्ताव दिया कि जो सबसे पहले जागे वह दूसरे को अलार्म दे, और सोयंग ने स्वीकार किया, इससे पहले कि वह बताए कि उसने कभी गड्ढे में सोने की उम्मीद नहीं की थी। यह कहने के बाद प्रत्येक नायक अपने गड्ढे में चला गया। हमारे नायक, जिसके पास ज्यादा जगह नहीं थी, को एहसास हुआ कि उसके पास शिकायत करने की विलासिता भी नहीं थी। फिर उसने सोचना शुरू कर दिया कि कैसे उसके नए जीवन ने उसे बिना अलार्म के जल्दी उठने के लिए मजबूर किया, जिससे वह सोच रहा था कि क्या वह अनुकूल हो गया है या बदल गया है, क्योंकि यह पृथ्वी पर उसके लिए असंभव होता। लेकिन उसने माना कि शक्ति प्राप्त करने से उसे वह उत्तर मिलेगा जिसकी उसे आवश्यकता थी। और ताकत के बारे में सोचते हुए उसने अपने साथी को देखा जिसने हत्या को रोकने के लिए एक उंगली भी नहीं उठाई थी, इससे पहले कि वह उसे अपनी काली ठंडी नजर दे। अचानक नायक पसीने में जाग गया, इस बुरे सपने के कारण जो उसे बेचैनी का एहसास करा गया। नायक को एहसास हुआ कि उन्हें अभी तक देखा नहीं गया था। हमारे नायक ने फिर पुष्टि की कि वे अकेले थे और वे 5 घंटे की सीमा तक पहुंच गए थे। युवक मिट्टी के गड्ढे में सोने के बारे में शिकायत करने लगा, यहाँ तक कि वह अपनी झोपड़ी को याद करने लगा। यह तय होने के साथ ही उसने लड़की को जगाया और यह देखकर कि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, उसने फिर से खटखटाया, उसे जगाने की कोशिश की, केवल चेहरे पर एक ब्लेड से मिलने के लिए। उलझन में पड़े युवक ने इस प्रतिक्रिया का कारण पूछा। लड़की ने एक पल का सन्नाटा लिया,
उसने समझाया कि उसके लिए हर समय तैयार रहना स्वाभाविक था और गुस्से वाले लड़के की प्रतिक्रिया का मतलब था कि वे सुरक्षित थे। यह कहने के बाद दोनों ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की, इससे पहले कि वे फिर से पुष्टि करें कि वे अकेले थे। महिला ने व्यक्त किया कि वह कितनी चकित थी कि उसके साथी की योजना वास्तव में प्रभावी थी, केवल उसके लिए यह पुष्टि करने के लिए कि वह मूर्ख नहीं था। फिर वह उस राक्षस के बारे में सोचने लगी जिसका वे सामना करेंगे, यह देखते हुए कि वे हर दिन रीसेट हो जाते थे, जबकि नायक टोकन के बारे में सोच रहा था। लगभग अपनी कोर की प्यास का खुलासा करने के बाद लड़की ने उसे एक चीज के बारे में चिढ़ाया, राक्षसों के दिल, और जैसे ही मजाक ने उसे परेशान कर दिया, युवती हंसने लगी। जल्द ही हमारे नायकों को सतर्क महसूस हुआ। नायक ने विपत्ति के बारे में सोचा और खुशी से झूम उठा, यह देखकर कि वे रावण सैनिक थे। फिर भी इन राक्षसों के बावजूद, जिनसे वे पहले से ही शिकार करना जानते थे, उन पर काबू पाना मुश्किल होगा। वे पिछले तल की तुलना में अधिक संख्या में दिख रहे थे। महिला के अनुसार यह किसी भी साहसिक कार्य को खतरे में डाल सकता है, क्योंकि इन जीवों को एक बार समूह में आने पर मारना काफी मुश्किल होगा। इसलिए वुल्वरिन ने अपने पंजे बाहर निकाले और सोचा कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके शक्ति हासिल करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके साथी ने उसे खतरे में न कूदने के लिए कहा। फिर भी उसने आगे बढ़ने से पहले अपने 2 अनूठे कौशल को सक्रिय किया और अपनी साथी से कहा कि वह उसके संकेत का इंतजार करे, जबकि वह उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी राक्षसों को एहसास हुआ कि उन पर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हमला किया जा रहा है जो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि वह एक बार में केवल 2 को ही संभाल सकता है। युवक बहुत अच्छी तरह जानता था कि अपनी टीम के साथी की मदद से भी 3 छिपकलियों से निपटना मुश्किल होगा, यह देखते हुए कि उसकी शक्ति का उपयोग केवल एक ओपनिंग के साथ किया जा सकता है। इस प्रकार हमारे नायक ने रावण सैनिकों का उपयोग करके जितनी जल्दी हो सके शक्ति हासिल करना बुद्धिमानी समझा। यह कहने के बाद उसने अपने गोब्लिन पंजों का सहारा लिया, जबकि उनके फीके पड़ने से पहले उनके सभी कोर का उपभोग करने का संकल्प लिया। ठीक वैसे ही पहले राक्षस को ठोड़ी में छुरा घोंपा गया था। युवक ने अपनी स्थिति को समायोजित किया और दूसरे पर हमला करके उसे उसी तरह से छुरा घोंपा। ठीक वैसे ही गोब्लिन पंजों से 2 छिपकलियों के आदमी गिर गए। इसलिए योंग यह देखकर चकित थी कि उसके साथी ने एक बार में 2 छिपकलियों को लेते हुए फिर से शक्ति हासिल कर ली है। एक त्वरित कसाई के बाद हमारे नायक ने दिन का अपना पहला भोजन किया और महसूस किया कि 2 कोर मिलना भाग्य का संकेत था। यह कहने के बाद युवक ने दावा किया कि वह भोजन के लिए आभारी था, जबकि महिला का चेहरा काला पड़ गया। जैसे ही वह डर से कांपने लगी, एनसो यंग ने जल्दी से आगे बढ़ने का प्रस्ताव रखा, जिससे युवक भ्रमित हो गया, जिसे अभी स्टेमिना बूस्ट मिला था। महिला ने समझाया कि उन्हें अन्य मंजिलों और उनमें रहने वाले राक्षसों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए जल्दी आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे नायक ने तर्क दिया कि उनके पास अभी भी यहाँ बिताने के लिए आधा दिन है, इसीलिए उसने पुष्टि की कि यह समय के बारे में नहीं था। यह देखते हुए कि उनके पास प्रत्येक के 100 से अधिक हत्याएं थीं, उन्हें शक्ति हासिल करने और जीवित रहने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और वह जानकारी जो शिकार से नहीं आती है, वह ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका था। उसके तर्क से सहमत होने के बावजूद युवक अभी भी थोड़ा और फार्म करना चाहता था, क्योंकि गति बनाए रखने से उसे शिकार के अंत में रैंक 6 स्वास्थ्य अर्जित करने की अनुमति मिलेगी। साथ ही उसके अन्य आंकड़ों को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। इसलिए उसने लड़की को थोड़ा और यहाँ रहने के लिए मनाने का फैसला किया, यह दावा करके कि यह उन राक्षसों को न छोड़ने के लिए सबसे अच्छा होगा जिनसे वे सबसे अधिक परिचित थे। ओंसाव ने दावा किया कि यह उनके लिए अन्य राक्षसों और अन्य टीमों के बारे में जानना हितकर होगा, जबकि नायक ने दावा किया कि उसके पास केवल 86 हत्याएं थीं। और भले ही महिला ने सोचा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए 100 तक पहुंचना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। योद्धा ने दावा किया कि उसे छिपकलियों से लगाव हो गया था, इसलिए उसने पुष्टि की कि ऐसा मामला नहीं था और वह केवल उन राक्षसों का फार्म करना चाहता था जिनके बारे में वह सबसे अधिक जानता था। और जब पूछा गया कि क्या उसके कोई छिपे हुए मकसद नहीं थे, तो नायक ने पुष्टि की कि वह इस घटना को यथासंभव सुचारू रूप से जीवित रहने की कोशिश कर रहा था। लड़की को सोचने के लिए छोड़ दिया गया और उसने दावा किया कि उसे थोड़े समय की जरूरत है, जिससे उसे इस शर्त पर सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा कि वह खत्म होने के बाद जल्दी से निकल जाए, क्योंकि जानकारी महत्वपूर्ण थी, यह देखते हुए कि चीजें और भी मुश्किल होती जाएंगी। एन सोयंग को एहसास हुआ कि उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया है, क्योंकि कलह
केवल उन्हें नुकसान पहुंचाएगी। चमयुख को कुछ अजीब लगा और उसने सबसे बुरा सोचना शुरू कर दिया जब उसके साथी ने उसे अजीब तरह से देखा। थोड़ी देर बाद एक और छिपकली को किसी और ने नहीं बल्कि नायक ने ही छुरा घोंप दिया। जब उससे पूछा गया कि क्या उसके पास पर्याप्त है तो उसने पुष्टि की, जिससे महिला गुस्से में आ गई, यह देखकर कि उसने जरूरत से 17 ज्यादा मार दिए थे और 2 घंटे बर्बाद कर दिए थे। मुख्य उपभोक्ता ने यह तर्क देने की कोशिश की कि यह केवल स्वाभाविक था क्योंकि वे टोकन निकालने से पहले अपनी टीम वर्क को परिपूर्ण कर रहे थे ताकि रशिंग महिला को सांत्वना दी जा सके। उसने यह भी महसूस किया कि वह लेवल अप करने की अपनी गहरी इच्छा के कारण खुद पर से नियंत्रण खो चुका था और इसीलिए उसे पकड़ने के लिए छोड़ दिया गया था क्योंकि उसका साथी ठीक आगे बढ़ रहा था। बाद में योद्धा ने दीवार के पीछे से झांकने की कोशिश की, केवल एक और छिपकली आदमी को पाया जिससे वह विशेष रूप से गुस्से में आ गई क्योंकि नायक फिर से अकेला ही आगे बढ़ रहा था। बाद में उसके साथी ने इस बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया कि उसने कालकोठरी में घूमते हुए 8 राक्षसों को कैसे नीचे गिराया था और फिर वह उस पर बरस पड़ी। हमारे नायक ने दावा किया कि वह केवल एक छोटे से साइड क्वेस्ट से खुद को विचलित कर रहा था, लेकिन तभी उसने कुछ दिलचस्प देखा जिसे उसने तुरंत अपने साथी को बताया, जिसने माना कि यह एक और राक्षस था। लेकिन इसे देखने पर वह दंग रह गई क्योंकि यहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं था। हमारे नायक ने उससे पूछा कि क्या यह वास्तव में सीढ़ी का स्थान था। जैसे ही उसने सटीक निर्देशांक सुनाए, लड़की ने एक बार फिर पुष्टि करने के लिए अपनी घड़ी देखी और यह देखकर कि उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, दोनों को एहसास हुआ कि वास्तव में क्या हुआ था। चूंकि एनफोर्सर ने उन्हें इसके बारे में सूचित नहीं किया था, उनके मामले हर दिन अपना स्थान बदल रहे थे, जिससे वे नाराज हो गए। महिला ने फिर अपनी घड़ी देखी, चिंतित। दोनों को एहसास हुआ कि वे घड़ी की टिक टिक पर थे और उनके पास किसी भी दुश्मन पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं था, जिसका मतलब था कि उन्हें नए स्थान पर दौड़ना चाहिए। यह कहने के बाद महिला ने बिना ज्यादा सोचे समझे फिर से आगे दौड़ लगाई। नायक बर्बाद हुए पाठ्यक्रम से निराश और एनफोर्सर से नाराज महसूस किया कि बाहर निकलना जरूरी है। तभी उन दोनों ने 12:00 बजे राक्षसों को देखा, जिससे वे नाराज हो गए क्योंकि मुठभेड़ उम्मीद से पहले हो गई थी। यह कहने के बाद राक्षसों ने नायकों पर हमला किया, जिन्हें उन्होंने जल्दी से मार डाला और फिर दौड़ती हुई खोज जारी रखी और इस तरह वे चौथे तल में अपना रास्ता बनाते रहे। और जैसे ही उनमें से एक महिला को मारने वाला था, उस जीव को पीछे से किसी और ने नहीं बल्कि नायक ने ही लिया था। थकी हुई एन सो यंग बाहर निकलने के स्थान के बारे में सोचने लगी, इसलिए नायक ने उसे हार न मानने के लिए कहा क्योंकि वे पहले ही इस कालकोठरी में 20 घंटे बिता चुके थे। योद्धा ने माना कि जिस लड़के ने उसे इतनी दूर पहुंचाया था उसके वर्ग के कारण उसमें बहुत सहन शक्ति थी। यह सोचकर कि वह कितना भरोसेमंद था, भले ही वह शुरुआत में बिल्कुल पगल जैसा दिखता था। नायक जो अद्भुत गति से बढ़ता है, उसमें पहले से ही महान आंकड़े थे जो उसके बराबर थे। फिर भी अब उसे लगता है कि वह अब बहुत आगे निकल गया है, यह देखकर कि वह अकेले 2 रोमन सैनिकों से लड़ सकता है। योद्धा ने यह भी महसूस किया कि उसकी ताकत उसके आहार का फल होनी चाहिए, जिससे वह यह देखकर निराश हो गई कि वह रहस्य उसके साथ साझा नहीं करेगा। इसने उसे उस उपहार को देखने और सोचने के लिए प्रेरित किया जो उसने उसे दिया था। केवल तभी नायक द्वारा वास्तविकता में वापस लाया गया क्योंकि वे आखिरकार सीढ़ियों पर ठोकर खा गए थे। जबकि नायक ने बताया कि उन्हें हर दिन बाहर निकलना पड़ता था, उसके साथी ने समझाया कि यह प्रतियोगियों को भ्रमित करने के लिए किया गया होगा। यह देखकर कि हर दिन सब कुछ रीसेट हो जाता है और प्रतियोगियों के पास प्रत्येक मंजिल पर खर्च करने के लिए केवल 24 घंटे होते हैं, जो समय का ट्रैक नहीं रख पाते वे भ्रमित हो जाते होंगे। सोडियम ने कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए अगली मंजिल पर जाने का प्रस्ताव दिया और नायक से पूछा कि क्या वह उससे सहमत था। नायक ने तब दावा किया कि उन्हें इस मंजिल पर कदम रखते ही समय गिनना चाहिए, इससे पहले कि वह आगे बढ़ने के लिए सहमत हो, जिससे उसका साथी उलझन में पड़ गया, यह मानते हुए कि वह अभी भी थोड़ा और फार्म करना चाहता था। योद्धाओं को शिकारी की वो बातें याद आईं कि अपने मूल्यों और उम्मीदों पर टिके रहना चाहिए, जिससे उसे सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या ये चीजें सच में इस महाद्वीप पर मौजूद हैं भी या नहीं। फिर भी आन्यो योंग ने फिलहाल अपनी ताकत यानी खुद पर
पर भरोसा करने का फैसला किया ताकि वह मजबूत बन सके। उसने इस बात को तब तक के लिए टाल दिया जब तक वह उस एहसान का बदला नहीं चुका लेती। अब जो होता है वो अगले 4th एपिसोड में जानने को मिलेगा। बस इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।